ओके चलो भाई, इसके पहले वाले वीडियो में तो हम लोग देख रहे थे कि एक स्फेरिकल मिरर एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट को कैसे रिफ्लेक्ट करता है। हम लोगों ने पैरा एक्सियल और मार्जिनल रेज वगैरह देखी, फोकस का कॉन्सेप्ट देखा। अब यार सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं कि जब लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो लाइट के रिफ्लेक्शन से इमेज बनती है। प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है लाइट के रिफ्लेक्शन से एकदम सिंपल बना देता है। जितनी दूर पे ऑब्जेक्ट है बस उतनी ही दूर पे इमेज है। ये लाइट के रिफ्लेक्शन से इमेज बनती कैसे, आप देखें। मान लेते हैं ये जो ओ आप देख रहे हैं ये ऑब्जेक्ट है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होना चाहिए, इससे लाइट तो निकले, खूब चमकीला ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो ब्लू कलर से जो आप देख रहे हैं ये एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है और इससे लाइट रेज निकल के एक ऑब्जर्वर की आंख में घुस जाती है। ऑब्जर्वर को यही लगता रहता है कि जैसे सारी लाइट एनर्जी पीछे किसी पॉइंट आई से आ रही, तो इस आई को, ये आई जो है इसको ओ की वर्चुअल इमेज कहते हैं। वर्चुअल इमेज इसलिए क्योंकि यहां पर एक्चुअली में कोई लाइट नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ रिफ्लेक्टेड लाइट को पीछे बढ़ाया है। वर्चुअल पॉइंट ऑप्टिक्स में वो है जहां पे लाइट होती नहीं, सिर्फ इल्यूजन होता है कि वहां लाइट है। खैर, तो ओ की वर्चुअल इमेज बन रही। अब यार इतना आइडेंटिकल है इधर, मतलब ये वाले ट्रायंगल्स और पीछे वाले ट्रायंगल्स की, ये ओपी और आईपी इक्वल होता है। यहाँ पर जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज, जितनी दूर ऑब्जेक्ट है मिरर से उतनी ही दूरी पे इमेज बनती है। प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है बड़ी प्लेन होती है यार, उसमें भी कोई कलाकारी है क्या। अच्छा, हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है ना मिरर से, अब उसको यू से रिप्रेजेंट करेंगे और इमेज की जो डिस्टेंस है मिरर से उसको वी से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, ये याद रखिएगा। तो यहाँ तो यू और वी इक्वल हो गए और प्लेन मिरर है, सब बढ़िया बढ़िया चल रहा है। अब देखते हैं, अब ये पहली बार आया मैदान में कर्व्ड मिरर, स्फेरिकल मिरर। हमने चीजों को समझने के लिए कॉन्वेक्स मिरर का एग्जाम्पल लिया है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर आ गया यहाँ पर। वही एक बल्ब रखा हुआ है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और हमें पता करना है अब इसकी इमेज कहां पर बनेगी। अब इमेज इतनी सिंपल नहीं बनेगी भाई कि इमेज उतनी ही डिस्टेंस पे बन जाए जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन चलो अपने रूल को फॉलो करते हैं। ओ से कुछ लाइट रेज लेते हैं जो कॉन्वेक्स मिरर पर हिट तो करें। अब ये लाइट रिफ्लेक्ट होंगी, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद किधर जाएंगे, किधर ले जाएं इनको। अच्छा, एक चीज कभी गलत नहीं हो सकती, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लाइट नॉर्मल से जितना एंगल बना के आई उतना ही एंगल बना के जाएगी, तो पहले नॉर्मल तो बनाओ। तो मैंने नॉर्मल बनाया है। जो लाइट एम पर गिर रही है, तो एम पर अगर मैं नॉर्मल बनाऊं तो वो नॉर्मल सी से पास करेगा। याद रखिए, किसी स्फेरिकल सरफेस के किसी भी पॉइंट पर आप नॉर्मल बनाते हैं तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा ही करेगा। तो सी एम हो गया नॉर्मल। तो बताओ अब ये लाइट ओ एम किधर जाएगी। हाँ, ओ एम किधर जाएगी, ओ एम उतना ही एंगल बना के रिफ्लेक्ट हो जाएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। जब इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये रिफ्लेक्टेड रे एक्सिस को जहां पर मीट करेगी वहीं पर ओ की वर्चुअल इमेज आई बनेगी। ऑब्जर्वर के आंख में देखिए लाइट घुस रही, ऑब्जर्वर को क्या लगता रहेगा कि सारी लाइट आई से आ रही, तो ऑब्जर्वर को ओ की इमेज आई पर दिखाई देगी। ये आई भी वर्चुअल इमेज है, लेकिन ये क्या हो रहा है यार, यहां कितना बढ़िया था, आईपी इज इक्वल टू ओपी, वी इज इक्वल टू यू, कितना अच्छा, कितनी सिमेट्री, कितना सुलझा हुआ था। यहां पे कोई गधा भी नहीं गएगा आईपी इज इक्वल टू ओपी। आईपी कितना छोटा सा दिख रहा है यार, मुझे तो इमेज की डिस्टेंस आईपी जो है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ओपी से काफी बदली, इनफैक्ट इस केस में बहुत कम दिख रही है। तो क्या इस केस में आईपी और ओपी में कोई रिलेशन होगा? इमेज की मिरर से डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट के मिरर से डिस्टेंस में कोई रिलेशन होगा? इक्वल तो नहीं दिख रहा है आईपी और ओपी, बिल्कुल रिलेशन होगा। इसके लिए चलिए पहले कुछ एंगल्स यहां पर डिफाइन करते हैं। तो ये अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, ये मैंने कुछ एंगल्स डिफाइन किए। चाहिए थीटा क्या है? ये थीटा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो बगल वाला थीटा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। अल्फा, बीटा, गामा ये एंगल मैंने अपनी हेल्प के लिए, मदद के लिए डिफाइन किए हैं। अच्छा, एक चीज है, यहां पर हम लोग पैरा एक्सियल रेज का अजम्पशन लेंगे। मतलब ये जो लाइट रे मिरर पे गिर रही है ना, ये P के बहुत पास में गिर रही। M जो है वो P से ऑलमोस्ट चिपका हुआ है। ये लाइट रे एक्सिस के बहुत क्लोज ट्रैवल कर रही है। अब सोचो ये लाइट रे एक्सिस के बहुत क्लोज ट्रैवल करेगी तो थीटा क्या होगा? ये थीटा टेंडिंग टू जीरो है, बहुत छोटा एंगल है। थीटा बहुत छोटा है तो अल्फा, बीटा, गामा ये सब बहुत छोटे हैं। ये जो लाइट है ना OM, ये एक्सिस के बहुत पास ट्रैवल कर रही, तो अल्फा एंगल बहुत छोटा है, बीटा, गामा, थीटा सब छोटे एंगल। छोटे एंगल है तो क्या करें? तो आप अल्फा को लिख सकते हैं पीएम अपॉन ओपी। वैसे तो टेन अल्फा को लिखना चाहिए पीएम अपॉन ओपी, लेकिन अल्फा छोटा है ना, छोटे एंगल के लिए आप अल्फा और टेन अल्फा सब इक्वल मान सकते हैं। तो अल्फा को मैं लिखने जा रहा हूं
PM अपॉन OP। इसी तरह से बीटा को और गामा को लिख सकते हैं PM अपॉन IP, बीटा को लिख सकते हैं PM अपॉन CP, बीटा को लिख सकते हैं PM अपॉन CP। वैसे तो tan बीटा को लिखेंगे PM अपॉन CP, लेकिन बीटा छोटा है तो tan बीटा की जगह बीटा ले लेंगे तो बीटा हो जाएगा PM अपॉन CP। गामा को लिख सकते हैं PM अपॉन IP। अब एक चीज देखिए, ये PM ये क्या, PM एक कांस्टेंट है, बाद में देखा जाएगा। OP और IP में रिलेशन निकालना था, अपना टारगेट मत भूलिए, हमें IP पता करना था इन टर्म्स ऑफ OP। अगर OP दिया है तो IP कितना होगा। देखिए धीरे धीरे हम लोग OP और IP तक पहुंच गए हैं। अगर किसी तरह से अल्फा और गामा में रिलेशन आ जाए तो OP और IP में भी रिलेशन आ जाएगा। क्या अल्फा और गामा में कोई रिलेशन है? अब यार 10th क्लास की ज्योमेट्री आपको देखनी पड़ेगी। आप यार एक ट्रायंगल देखो OCM, जो मैंने बोला आप सुन रहे हैं क्या? OCM, ट्रायंगल OCM देख पा रहे हैं? इसमें ये जो एंगल थीटा, ये एक तरह से एक्सटर्नल एंगल है, तो ये थीटा अल्फा प्लस बीटा के बराबर हो जाएगा। एक्सटर्नल एंगल अपने सामने के इंटरनल एंगल्स के सम के बराबर होता है। एक और ट्रायंगल देखिए भाई, ध्यान तो लगाना ही पड़ेगा, OIM में एक्सटर्नल एंगल तो पूरा 2 थीटा है और ये 2 थीटा अल्फा प्लस गामा के बराबर हो जाएगा। तो ये आ गया, थीटा की वैल्यू ऊपर से निकाल के नीचे वाली इक्वेशन में मैं रखने जा रहा हूं, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। यहां पे अल्फा और गामा के सारे टर्म में एक तरफ करने जा रहा हूं, बीटा को दूसरी तरफ करने जा रहा हूं, तो ये आ जाएगा। देखिए ध्यान से देखिए भाई, बीटा एक तरफ रहिए और गामा अल्फा एक तरफ रखिए, तो गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा। अब गामा की वैल्यू PM अपॉन IP, बीटा की वैल्यू PM अपॉन CP, अल्फा की वैल्यू PM अपॉन OP, यहां पे पुट कर देना, ये बना PM सब कैंसिल कर दीजिए, पूरा PM कैंसिल कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन IP माइनस 1 अपॉन OP इज इक्वल टू 2 अपॉन CP। अच्छा एक चीज है, CP से मुझे डर नहीं लगता, CP तो कांस्टेंट है, CP इस स्फेरिकल मिरर की रेडियस है भाई। स्फेरिकल मिरर है, हर स्फीयर की रेडियस होती है, तो CP जो है वो स्फेरिकल मिरर की रेडियस है, तो CP तो मुझे पता ही होगा ना। अब CP अगर नोन है और किसी तरह से मुझे कोई OP बता दे कि ऑब्जेक्ट मिरर से कितनी दूर है, ये लो यहां से मैं IP बता दूंगा कि इमेज कितनी डिस्टेंस पे बनेगी, बस हो गया। अच्छा अगर आपको इस फॉर्मूले से प्यार नहीं हो रहा तो मैं कुछ ऐसा कहूंगा कि प्यार हो जाए। चलो अच्छा प्लेन मिरर में वापस आते हैं। प्लेन मिरर का रेडियस कितना होता है? प्लेन सरफेस का रेडियस, अरे प्लेन सरफेस का रेडियस तो इनफाइनाइट होगा, तो CP की वैल्यू अगर आप इनफाइनाइट रख दे, मतलब कर्व्ड मिरर की जगह प्लेन मिरर ले ले, जरा CP को इनफाइनाइट रखो, 2 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। ऐसे में IP और OP तो इक्वल आ जाएंगे, यानी अगर CP इनफाइनाइट है, ये कर्व्ड की बजाय प्लेन मिरर हो जाएगा, तो IP और OP इक्वल हो जाएंगे, जितनी डिस्टेंस पे इमेज उतनी ही डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट। तो अच्छा लगने लगा है ये फॉर्मूला, लेकिन यार अब इस फॉर्मूले को जनरलाइज करते हैं, अपना जो साइन कन्वेंशन है वो यूज करते हैं, क्योंकि हम तो ऐसा फॉर्मूला बनाना चाहते हैं जो कॉनकेव मिरर के लिए भी वैलिड हो, हर समय वैलिड हो। तो जनरल फॉर्मूला जब भी डिराइव करते हैं तो साइन कन्वेंशन पुट करते हैं। अब ये साइन कन्वेंशन क्या है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, जिधर इंसिडेंट रेज जाती हैं वो हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं। तो इस तरह से IP तो पॉजिटिव है, OP नेगेटिव है, पोल से O तक जाइए तो आप नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमेशा डिस्टेंसेस पोल से नापेंगे। पोल से I की तरफ जाएंगे तो कहेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, पोल से O की तरफ जाएंगे तो कहेंगे नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहां पर जो OP है वो -U हम लेंगे और IP प्लस V। याद रखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को U से और इमेज डिस्टेंस को V से रिप्रेजेंट करते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन साइन कन्वेंशन क्या है कि जिधर इंसिडेंट रेज जा रही हैं मिरर पर गिरने के लिए वो डायरेक्शन पॉजिटिव है। तो P से अगर आप राइट साइड में जा रहे हैं इस केस में तो पॉजिटिव, और P से लेफ्ट साइड में जा रहे हैं तो नेगेटिव, इसलिए हम OP को -U और IP को +V लिखेंगे। अच्छा P से C तक जाएं तो यानी CP प्लस होगा भाई, P से पॉजिटिव साइड में C की तरफ जा रहे हैं तो CP को हम +R लिखेंगे। तो अगर ऐसा हम लोग लिख दें IP को +V, OP को -U और CP को +R और सारी वैल्यूज रख दें, रखिए जरा, बताइए कितना आता है। आप बताइए कितना आता है, जब आप रखेंगे तो ये रिलेशन आ जाता है 1/V + 1/U इज इक्वल टू 2/R। ये 2/R मतलब इसको एक तरह से 1/R/2 ले सकते हैं। याद है R/2 क्या होता था? R/2 स्फेरिकल मिरर में R/2 क्या होता था? R/2 तो फोकल लेंथ होती है। R/2 तो किसी स्फेरिकल मिरर का फोकल लेंथ होता है, तो R/2 की जगह अगर हम F लिख दे तो ये रिलेशन आ जाता है 1/V + 1/U इज इक्वल टू 1/F।
इसको हम मिरर इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिरर इक्वेशन। और यहां पर अगर आपको यू दिया है, एफ तो दिया ही होगा, अगर कोई स्फेरिकल मिरर आपको मिल जाए या आप खरीदने जाए तो तुरंत पूछे भाई कितनी फोकल लेंथ का, फोकल लेंथ तो दी होगी। अगर आपको ये पता चल जाए कि ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, यू कितना है, तो यहां से आप वी निकाल सकते हैं। बस यही तो करना था, इमेज कहां बनेगी, वी, यहां से पता चल जाएगा। तो फाइनली ये रिलेशन आपको याद रखना है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f फोकल लेंथ, और यहां से v यानी इमेज डिस्टेंस पता चल जाती है।